ये फेज़ 2 का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। ठीक, फेज़ 1 वाला भी एक और पेपर है 2025 का, जो फेज़ 1 का है, ये फेज़ 2 का है। क्वेश्चन नंबर 41, दी गई आकृति में कौन कौन से कोण समकोण से बड़े हैं? क्या बोला है? समकोण से बड़े। तो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक, तो 90 डिग्री से बड़ा इनमें से कौन कौन सा कोण है? ठीक, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। जहाँ पर दो लाइनों का झुकाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये 1। ठीक है, यहाँ इस कोने से कोण का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एक कोण, यहाँ पर कोण 1 है, तो कोण 1 बनाएंगे तो एक लाइन इस तरफ हम परिकल्पना करेंगे। ठीक है, एक लाइन इस तरफ है और एक लाइन इस तरफ है, ये रहा। ठीक, तो ये कौन सा कोण बनेगा बताओ? समकोण। तो समकोण से बड़ा होना चाहिए बोला है। ठीक, तो कोण ए गलत हो गया। अब कोण बी बनाना है, तो कैसे बनाओगे इसे समझो। कोण बी कैसे बनेगा? तो कोण का माप यहाँ से होता है। ठीक, तो यहाँ से होगा तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिला है उस बिंदु पर कोण बनेगा। तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक, इधर से हम बनाते हैं एक लाइन यहाँ से और यहाँ से जुड़कर एक लाइन उस तरफ, एक लाइन यहाँ पर और इस कोने से एक लाइन यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये रहा जी। अब ये जो कोण है यहाँ पर, ये जो कोण बना है, क्या ये 90 डिग्री से अधिक है? अब यही चीज़ आप लोग को नापना नहीं आता है, यहीं से आप लोग नहीं समझ पाते हो। यदि कोण ऐसे बना है इस प्रकार से तो आप बता सकते हो आसानी से। ठीक है, इस प्रकार से कोण है तो आसानी से बता सकते हो। ये 90 डिग्री के कोण है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगा तो भी बता सकते हो कि ये 90 से अधिक है, मतलब ये 90 से अधिक कोण है, मतलब कौन सा कोण है? अधिक कोण है। बता सकते हो कि नहीं? लेकिन जब इस प्रकार से, इस प्रकार की पोजीशन में हो तो नहीं बता पाओगे, मुश्किल लगेगा। तो कैसे बताना है देखो, यहाँ समझना। कोई भी एक साइड को आप 0 मानो। मान लो यहाँ इस जगह को आप 0 डिग्री मानते हो। ठीक है, तो 0 के ये सामने वाला, 0 के बिल्कुल ये जो सीधा लाइन है इस तरफ है ना, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180। तो 0 और 80 को 2 बराबर भागों में, ये जो सेंटर वाला जगह है इसे 2 बराबर भागों में बांट दो। ठीक है, तो 0 से ये जो सरल कोण है इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये बीच वाला भाग बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो ये जो लाइन गया है 90 से अधिक है कि नहीं? तो यहाँ पर कोण 2 90 से बड़ा कोण है। आया समझ में कैसे नापते हैं? देखो, ये कोने वाले जगह को ध्यान में रखना। तो एक लाइन इस तरफ आएगा, एक लाइन इस तरफ। तो जिस लाइन को आप स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे उसे 0 डिग्री मानना, और 0 डिग्री के बिल्कुल सीधा लाइन को और बढ़ा लेना, तो उसके बीच बिल्कुल सीधा वाला लाइन क्या होता है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांटो। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यदि 90 के उस पार है मतलब वो बड़ा कोण है। तो ये लाइन इस पार है, तो जब हम कोण बनाएंगे एक लाइन इधर कर लेंगे और एक लाइन इधर कर लेंगे। ठीक है, ये तो नापने के लिए बनाया हूँ। तो कोण यहाँ से यहाँ तक नापा गया है। तो ये जो कोण है 90 डिग्री से आधा है। तो इसमें पूछा है ना कौन कौन से कोण समकोण से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो एक कोण 2 हो गया। ठीक, अब कोण 3 में आते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ से ज्वाइन करके एक लाइन को हम यहाँ तक लाएंगे। एक लाइन यहाँ तक, फिर एक लाइन यहाँ तक, यहाँ से बेंड हो गया। चलो इस तरफ से ले लेते हैं।
देखते हैं ये समकोण से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो यदि 0 यहाँ से मानोगे तो इस लाइन को लंबा करके 180 इधर मानना, या 0 डिग्री इस तरफ के लाइन को मानोगे तो इस लाइन को बड़ा इस तरफ फैलाओ ऐसे। तो ये लाइन हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, अब इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्या ये लाइन इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है? ऐसे देखने से क्या आप पता कर पा रहे हो? नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरफ खिसकाते हैं। इसको हम एक अलग जगह में लाते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे सीधा कर लो यहाँ से। मैं यहाँ पर ऐसे इसको सीधा करता हूँ, ये रहा। अब यहाँ से आप इसको ज़्यादा समझोगे, है कि नहीं? अब इस पोजीशन में आप इसको ज़्यादा अच्छा से समझोगे। देखो, ये आपका 0 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये आपका 0 डिग्री का एंगल होगा, है कि नहीं? और ये वाला 180 डिग्री का। तो इसको बीच से 2 बराबर भागों में बांटेंगे ऐसे। 90 लगभग यहाँ पर आएगा, है कि नहीं? बीच से ये, तो ये वाला जो लाइन है 90 से बड़ा हो गया, है कि नहीं? तो 90 से बड़ा हो गया मतलब ये समकोण से बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो कोण 3 बन रहा है, ये भी समकोण से बड़ा कोण है, कोण 3। ठीक, ये वाला कोण। तो कैसे पता करना है, ये इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा ऐसे। तो ये 0 है, इस लाइन को आप ऐसे बढ़ा लेना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। अब ये देखना, ये लाइन इसके बीच से बिल्कुल इस तरफ ऐसे सीधा लाइन लाना, ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये 90 कहलाएगा। 90 से इस पार बड़ा है मतलब समकोण से बड़ा है। ओके, तो कोण 3 समकोण से बड़ा है। अब कोण 4 में आ जाओ। तो कोण 4 का जब मेजर करेंगे तो एक लाइन इस तरफ से और एक लाइन इस तरफ से, ये रहा। ठीक है, तो यदि हम 0 की स्टार्ट इस तरफ से करते हैं तो इस लाइन को और हम बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधा, तो ये हो जाएगा 180। अब 180 को, इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटेंगे बीच से, यहाँ से। ठीक है, तो इसी बिंदु से बिल्कुल ऐसे सीधा लाइन लाओ, ये रहा। ठीक, तो ये क्या है? 90 है। ये 0 है तो यहाँ से ये क्या है? 90 इस तरफ लेते हैं, ये 90। ठीक है, तो 90 से ये बड़ा है, तो ये भी समकोण से बड़ा है। कौन सा कोण? कोण 4। अब कोण 5 में आ जाओ। ठीक है, कोण 5 का जब मेजर करेंगे तो एक लाइन इस तरफ से आएगा और एक लाइन यहाँ तक आएगा। ओके, अब यदि हम 0 की शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ को हम 0 डिग्री मानते हैं, तो इस लाइन को ऐसे बड़ा करके इस तरफ लाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 0 को अंदर साइड लिखेंगे क्योंकि कोण अंदर तरफ बना है, और यहाँ 180 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अच्छा, लाइन इस तरफ आ गया है, इधर आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो आप इसको पूरा ऐसे भी कर सकते हो, बीच से पूरा। ठीक है, तो इस तरफ से ये 90 हो जाएगा और इधर से लाओगे तो ये 90 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो, 0 से इधर नापो तो 90, या 0 से इस तरफ ऐसे नापो तो ये इधर का लाइन 90 को बताता है। तो ये वाला 90 से बड़ा हो गया, मतलब कोण 5 भी समकोण से बड़ा है। आप कोण 6 में आते हो। ठीक, तो एक लाइन यहाँ से आएगा
एक लाइन यहाँ से और यहाँ से ऐसे, ये रहा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 0 यहाँ पर है, 0 डिग्री, तो इस लाइन को लंबा करके 180 डिग्री मतलब सरल कोण ऐसे हम बनाएंगे। अब इसको 2 बराबर भागों में हम बांटेंगे, ठीक है। यहाँ से तो यदि इसको हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लाइन बनाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90, ठीक, ये क्या हो जाएगा 90। तो 0 और 90 के बीच में ये क्या है, ये छोटा हो गया ना, ये लाइन छोटा हो गया, तो 90 डिग्री से ये कम है, मतलब समकोण से ये छोटा है। तो दी गई आकृति में कौन कौन से कोण समकोण से बड़े हैं, तो कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, ये 4 कोण समकोण से बड़े हैं। अब ऑप्शन में चलो, केवल 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, दंड ग्राफ बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। बेची गई कारों की संख्या दिया है 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। यहाँ कुल महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, दिए गए दंड ग्राफ से जनवरी, मार्च तथा मई में बेची गई कारों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो जनवरी ये है, जनवरी में कितना है 20,000, 20,000। मार्च, ये रहा मार्च, मार्च में 10,000। फिर मई, ये रहा मई, मई में कितना है 15,000, ठीक, 15,000। कुल संख्या पूछ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, 3 0 यहाँ से लिख दो, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, तो 45,000 ऑप्शन है सी में आंसर। ये सरल था। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी कोण वाला है, ठीक, इसको ध्यान देना, नहीं फिर नहीं समझोगे। आप लोग दिशा बनाना जानते हो, कौन कौन सा तरफ दिशा का नाम कैसे डिसाइड करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 दिशा होता है, ठीक है। एक ऐसे सीधा लाइन खींचो और इसके बीच से फिर ऐसे सीधा लाइन खींचो, जी। तो 4 दिशाओं के नाम पता है, नाम तो पता है, लेकिन कौन कौन से साइड को कौन सा दिशा कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इस साइड को कहते हैं पूर्व, ठीक, तो पूर्व किस तरफ सामने वाला क्या हो जाएगा पश्चिम, ठीक। ऊपर तरफ को कहते हैं उत्तर, ठीक, और नीचे तरफ को कहते हैं दक्षिण, ओके। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, दिशाओं उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन से तरफ को कहते हैं, देखो ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में हम एक लाइन डालेंगे, है ना, तो उसी लाइन को हम कहते हैं उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच वाली जगह को क्या कहते हैं उत्तर पूर्व कहते हैं। तो हम एक उत्तर पूर्व दिशा बनाएंगे, ठीक है, ये है उत्तर पूर्व। फिर बोला है दक्षिण पूर्व, तो ये है दक्षिण और ये है पूर्व, तो इन दोनों के बीच में फिर एक लाइन बनाएंगे, ये रहा, तो ये वाला लाइन कहलाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोला है, उत्तर पूर्व
तथा दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण की माप। तो उत्तर पूर्व मतलब ये वाला लाइन की बात हो रहा है, दक्षिण पूर्व मतलब इस लाइन की बात हो रहा है, और मध्य में बने कोण की माप है, मतलब इनके मध्य में जो कोण बनेगा वो, या ये वाला जो लाइन बन रहा है ना, ये कौन सा कोण बनेगा यही पूछ रहा है। आ रहा है समझ में? देखो, इसका आंसर देने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ये है उत्तर, है ना, तो उत्तर और दक्षिण के, उत्तर और पूर्व के बीच वाला ये वाला लाइन लेना है, दक्षिण और पूर्व इनके बीच का ये लाइन लेना है, मतलब कि अभी हमें लाइन इस्तेमाल करना है ये वाला दो, एक लाइन ये और एक लाइन यहाँ से ऐसे और एक लाइन यहाँ से ऐसे लेंगे। ये बेंड हो गया, इसको हटाएंगे। ठीक है, देखो हमारा जो लाइन है ना वो हम बिल्कुल सीधा सीधा नहीं लिए हैं, इसलिए यहाँ से फिक्स नहीं बैठेगा। तो मैं काम करता हूँ, लाइन को बिल्कुल सीधा सीधा लेता हूँ, इससे बिल्कुल हम नाप सकते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा। यहाँ से हमें 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। हाँ, ये 90 है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे बिल्कुल सीधा करेंगे 180 तक, नंबर वहाँ लिखा रहा है, ये है बिल्कुल सीधा लाइन, ठीक है। तो अब फिर से हम एक लाइन इस तरफ लेते हैं, ऐसे, और बिल्कुल इसको 90 तक हम लेकर 90 में लेकर छोड़ेंगे। ये रहा 90, ठीक है। अब ये लाइन को बिल्कुल सीधा 180 तक इस तरफ हम मोड़ेंगे। ये रहा, ठीक है। अब बिल्कुल सीधा है। अब इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कितना बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। ये 90, जीरो से इधर ये 90 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला में 90 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17 हासिल 1, 270 हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा जोड़ेगा तब ये 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना का होगा, 45 का होगा। कितना का होगा, 45 का, ठीक है। तो इसको 45 डिग्री के आधार पर हम मोड़ेंगे। अभी ये वाला हमारा 90 हो गया, तो इसी लाइन को अब 45 के आधार पर हम मोड़ेंगे। ये जो छोटा सा नंबर है वो कोण है, ये रहा 45, ठीक। ये 45 बन गया। तो ये कौन सा दिशा था, उत्तर, और ये कौन सा था, पूर्व, और ये पश्चिम, और ये वाला दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण और पूर्व को भी हम 45 डिग्री बनाएंगे, ठीक है।
ये रहा 90 और इसको 45 डिग्री तक हम बेंड करेंगे। ये रहा, ठीक। तो ये वाला और ये वाला लाइन कौन सा कोण बना रहा है, यही हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये लाइन ऐसे, फिर यहाँ से इसको हम ऐसे लाते हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है समकोण। कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, 90 डिग्री का कोण। कैसे पता करते हैं, इसके पहले बताया था। मान लो ये 0 है, ठीक है। तो 0 के इस तरफ लाइन को हम क्या मानेंगे? 180। इस कोण को हम मानेंगे 180, ठीक है। तो इस 180 को देखो, यहाँ 2 बराबर भागों में हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है बिल्कुल 2 बराबर भागों के बीच में है, 2 बराबर भागों के बीच में है। तो ये लाइन कौन सा कोण दिखाएगा? 90 डिग्री, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44। एक कमरे के फर्श की चौड़ाई 9 मीटर है, ठीक है। एक कमरे के फर्श की चौड़ाई, तो फर्श की बात हो रही है, मतलब ये अंदर की बात हो रहा है। परिमाप होता है मतलब ये बाहरी जगह का बात होता है, ठीक है। तो फर्श का चौड़ाई कितना है? 9 मीटर है, ये है चौड़ाई। फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की 7500 टाइलों की आवश्यकता होती है। ये पूरा फर्श को ढकने के लिए कितना टाइलों की आवश्यकता है? 7500। कमरे के फर्श की लंबाई मीटर में है। यहाँ चौड़ाई दिया है मीटर में, यहाँ लंबाई बताना है मीटर में। किस आधार पर? यहाँ पर फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक आयताकार टाइल्स है, ठीक है। तो एक टाइल्स का माप इतना है और इसको पूरा ढकने के लिए 7500 टाइल्स की आवश्यकता है। तो इनके द्वारा बताना है कमरे के फर्श की लंबाई मीटर में कितना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ चौड़ाई मीटर में है, ठीक है, लेकिन टाइल्स का यहाँ पर चौड़ाई किस में है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में जितना सेंटीमीटर उतने ही नंबर से डिवाइड करो। कितना होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटी बराबर कितना मीटर बना, यह जानना है। तो ये 5 आ जाएगा, पहला 0 की जगह 1 आ जाएगा, दूसरा 0 की जगह और 1 की जगह दशमलव यहाँ पर 0, ठीक। तो 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर बना। और ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। 12 सेंटीमीटर का मान मीटर में कितना होगा? तो 100 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो फर्श है किस प्रकार की आकृति में है? आयताकार। और टाइल्स की आकृति किस में है? आयताकार। तो अब यहाँ जो एक टाइल्स है उसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। एक टाइल्स का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो टाइल्स की लंबाई है 0.5 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 0.12 मीटर। तो 0 को अभी छोड़ो, मल्टीप्लाई करने तक 12 पंचे 60 हासिल 6 और 12 एकम 12, 12 और 6 18। अब हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, इधर भी पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 2 कितना हो गया? 4।
1 2 3, ठीक। तो आगे कुछ नहीं, मतलब 0 रखना है। अब 4 अंक हो गया। अब यहाँ लगेगा दशमलव और यहाँ पर 0, ठीक है। तो 0.0180 वर्ग मीटर। ये क्या है? ये किसका क्षेत्रफल है? टाइल्स का क्षेत्रफल, आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल है। इसका अभी फर्श का क्षेत्रफल नहीं बता पाएंगे क्योंकि लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है। अभी हमें लंबाई पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये पूरा फर्श को ढकने के लिए कितना टाइल्स की ज़रूरत है, ठीक। तो जितना टाइल्स है, कुल इसमें जितना टाइल्स लगेगा, एक्चुअल में ये क्या है? इस फर्श का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। फर्श का क्या है? क्षेत्रफल। तो कुल टाइलों की संख्या है 7500, ठीक। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा? ये जो बड़ा फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लंबाई पता नहीं, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई हमें पता है 9 मीटर है। और उसके बाद इसी में हम भाग करेंगे किसका? एक आयताकार टाइल्स के क्षेत्रफल का। तो एक आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? 0.018 और 0 है, तो 0 को तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 को छोड़ देते हैं, ये छूट जाएगा। अब इसी को हल करना आना चाहिए। जिसको इसको हल करना आता है उसका आंसर निकल गया है, समझो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 से डिवाइड। 7500 इंटू 0.018 और यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा लंबाई का मान। तो यहाँ से दशमलव हटा लो, दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो 1 लिखकर 3 0 लिख दो और यहाँ से दशमलव हटा दो। तो शुरू 0 का महत्व नहीं, इसका भी महत्व नहीं, यहाँ है 18, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और ये 2 0, इसके 2 0 से कैंसिल हो जाएगा और 10 से फिर 2 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। ऊपर में बच गया 75, नीचे में बच गया 5। तो 5 1 जा 5, 2 बचेगा 25, ये आ जाएगा 15 बार में। 15 आया आंसर डी, ठीक है। तो ये क्या है? 15 लंबाई है। मतलब ये जो फर्श है इसका चौड़ाई 9 मीटर है, तो लंबाई क्या आएगा? 15 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 या 45। एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें 48 रुपीज़, 48 रुपया है ना, 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा प्रति पेंसिल 4 रुपया 50 पैसा की दर से बेची। उसका प्रति दर्जन लाभ बताइए। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, देखो यहाँ बोला है 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा जा रहा है। ठीक है, कुछ पेंसिलें 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी जा रही है। कितना पेंसिल है ये नहीं बताया है, लेकिन जो भी पेंसिल है उसको 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है तो उसको 48 रुपया देना पड़ेगा। अब ये इसका कहलाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदी गई। तथा प्रति पेंसिल 4 रुपया 50 पैसा की दर से बेची गई। देखो यहाँ प्रति दर्जन है और यहाँ प्रति पेंसिल है, दोनों का मतलब बहुत अंतर है, आसमान अंतर है,
प्रति दर्जन मतलब होता है 12 और प्रति पेंसिल मतलब होता है 1 पेंसिल। मतलब 12 पेंसिल खरीद रहा है तो 48 रुपया दे रहा है, और 1 पेंसिल बेच रहा है तो 4 रुपया 50 पैसा की दर से बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 दर्जन नहीं 1 पेंसिल है, तो 1 पेंसिल को बेच रहा है 4 रुपया 50 पैसा में। ठीक, ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। अच्छा ये बताओ, दुकानदार कुल कितना पेंसिल खरीदा है? 12 पेंसिल खरीदा है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है अभी कितने पेंसिल का है? 1 पेंसिल का। तो पूरा 12 पेंसिल बेचेगा तब कितना रुपया मिलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। यदि इस मूल्य से बड़ा आया तो लाभ होगा और इस मूल्य से छोटा आया तो हानि। तो 1 पेंसिल का 4 रुपया 50 पैसा, तो 12 पेंसिल का कितना? 12 का पहाड़ा 0 बार, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 48 और 6 54। ठीक है, ये 0 था ना, 12 पंचे 60 0 था। अब दशमलव लगाएंगे पीछे से 2 अंकों के बाद, तो यहाँ लगा 54 रुपया। कितना आया विक्रय मूल्य? 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य 54 रुपया। उसका प्रति दर्जन लाभ बताना है। क्या बोल रहा है? प्रति दर्जन लाभ। प्रति दर्जन लाभ कैसे बताओगे? भाई सुनो, ये 54 रुपया ये कुल विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में उसने जो खुद का पैसा डाला है खरीदने के लिए उसको इसमें से नहीं निकालोगे। यहाँ पूछा है ना प्रति दर्जन लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आया है 54 रुपया और क्रय मूल्य है 48 रुपया। तो 54 में 48 घटा दो, कितना बचा? 6। तो 6 रुपया प्रति दर्जन लाभ हुआ। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, आयत ए बी सी डी का परिमाप है। तो यहाँ ए बी सी डी का मतलब क्या है? इसके परिमाप का नाम है। जैसे ये है ए, तो ए से जब बी जाओगे तब एक साइड पता चलता है, तो इसको नाम दिया है इस जगह को ए और लास्ट है इसका बी। तो ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा सी डी और ये ए डी या डी ए। ठीक है, तो ए बी सी डी का परिमाप बताना है। अब परिमाप बताने के लिए हमें साइड पता होना चाहिए। तो एक साइड यहाँ पर बता दिया है 3 मीटर है, तो ये क्या है? चौड़ाई। और यहाँ लंबाई भी बता दिया है, लंबाई कितना है? 4। तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब पता चल गया ये आयताकार है। तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 का 2 लिखो। लंबाई कितना है बताओ? 4। चौड़ाई कितना है? 3। ठीक, 4 + 3 7 हो जाएगा। 2 × 7, 7 2 जा 14। ठीक, तो परिमाप कितना आया? 14 मीटर। ऑप्शन बी में आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई 25 मीटर है में 11,250 वर्गाकार टाइलें जिनके प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है लगाई गई है। आंगन का परिमाप है। देखो यहाँ पर आयताकार आकृति का लंबाई दिया गया है। फिर से हम एक आयताकार आकृति बनाएंगे। ये रहा
ठीक है। इसमें इसका क्या दिया गया है, लंबाई। लंबाई दिया है 25 मीटर, 25 मीटर दिया है। अब चौड़ाई नहीं बताया है, और क्या बोला है, 11,250 वर्गाकार टाइलें जिनकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है लगाई गई है। आंगन का परिमाप बताना है। तो ये जो आयताकार आकृति बताए हैं, है ना, इसका हमें क्या बताना है, आंगन का परिमाप बताना है। तो परिमाप बताने के लिए लंबाई मिल गया है, चौड़ाई और मिल जाए तो हम बता सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इस बात को समझो। क्या आप लोग यहाँ पर ये समझ रहे हो, ये जो 11,250 कुल टाइल्स है ना, तो इतना टाइल्स इसमें पूरा ढकेगा, इस जगह को पूरा इतना टाइल्स ढक लेगा, ठीक है। तो इसका पूरा इतना टाइल्स ढक लेगा, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को घेरने वाला जगह हो जाएगा, मतलब इसका कुल ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जगह में कुल कितना वर्गाकार टाइल्स आ रहा है, 11,250 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस आयताकार आकृति का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ लंबाई पता है इसलिए हम 25 लिखेंगे, और इस बार चौड़ाई पता नहीं है तो चौड़ाई का वृत्त हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ठीक। तो इस आयताकार आंगन को किससे ढका जा रहा है बताओ, टाइल से। तो टाइल्स का आकार अब कैसा है, आंगन का आकार आयताकार है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई लिखे हैं, ठीक। और टाइल्स का साइज कैसा है, वर्गाकार है। किस प्रकार है, वर्गाकार है। तो वर्ग का एक भुजा दे रखा है, वर्ग का एक भुजा दे रखा है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो सभी साइड इसका क्या हो जाएगा, 20-20। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 20 का वर्ग निकालेंगे, 20 गुणा 20, तो 2 दूने 4 और 2 जीरो पीछे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400, ठीक। अब इन दोनों का गुणा करो और 25 से, अच्छा यहाँ पर हमने एक गलत किया है, ये मीटर में है और इसको हमने किस में निकाला है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 100 से भाग करेंगे, 0, ये 2, ये रहा, ठीक है। तो 0.20, तो इसको हटा दो, ये रहा, ठीक है। तो इसका अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाँ, वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.2 इंटू 0.2 करो, तो 2 2 जा 4, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.4 आएगा यहाँ पर, 0.4। अब इसी को हल करना है, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर 25 से हम डिवाइड करेंगे। $11,250 इंटू 0.4 और नीचे में आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें चौड़ाई मिलेगा। यहाँ से दशमलव हटाना चाहते हो तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखो, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 लिखकर 1 0 लिख दो और यहाँ से दशमलव हटा दो तो भी ठीक है, ठीक। अब ये नंबर 10 से भी डिवाइड है और यही नंबर 25 से भी डिवाइड है, तो दोनों में से किसी से भी कर लो। तो एक काम करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 10 पूरा हटा सकते हो, यहाँ से 0 और 25 से अब इसमें भाग कर दो, तो यहाँ से बड़ा होगा। 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं, 4 बार, तो क्या आ जाएगा 100।
और अब माइनस करो 2, यहाँ से माइनस करो 1, यहाँ से 5 नीचे, तो 125 कितने बार में आएगा? 5 बार में। ठीक, तो इस नंबर ने इसको डिवाइड किया 45 टाइम में, तो 45 × 4 करो अब। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कैरी कितना आएगा? 2, और 4 4 जा 16, और 2 18, 180। ठीक है, और कुछ चीज़ तो नहीं भूले हैं? ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है इसमें, है ना? दशमलव वगैरह कहीं पर हमने गलत किया है। कहाँ पर गलत किया है? यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे हमने लाया था? 0.2 × 0.2 करना था, है ना? तो मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आएगा, तो दशमलव एक अंक इधर है और एक अंक इधर है, तो दशमलव हमें पीछे से 2 अंकों के बाद डालना था। तो एक ये हो गया, अगला 0 रहेगा, उसके बाद आएगा दशमलव, यहाँ से गलत हो गया 0.4। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा भी गलत नहीं हुआ है। ये नंबर तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0। ठीक है, तो इस बार 10 लिखे थे, इस बार हमें क्या लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 इसको डिवाइड कर रहे हैं कितने बार में? 45 बार में। कितने बार में? 45 बार में। अच्छा, यहाँ पर भी 0 था ना, तो चलो एक 0 से एक 0 हम कैंसिल कर दिए। अभी यहाँ क्या बच गया है? 10, ये रहा। तो 25 अभी भी इस नंबर को डिवाइड किया 45 बार में, तो 45 हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर 4/10 बच गया, पिछले बार सिर्फ 4 बचा था। तो इसका लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं, 2 से ये 2 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 45 × 2 और नीचे में क्या बचेगा? 5। तो 5 के पहाड़ा में 45 आएगा 9 बार में, और 9 दूनी 18। अब ढूंढो, 18 है, ऑप्शन ए में है 18 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एक मोबाइल फ़ोन को 6000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार इसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ कमाता है। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका क्या है? क्रय मूल्य है। देखो, क्रय मूल्य शुरू में कितना था हमें पता नहीं, तो क्रय मूल्य को यदि हम 1 मानेंगे तो 1 का 3/5 निकालेंगे, है ना? 1 का 3/5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? और यहाँ पर तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, नहीं, ये इसका यहाँ लाभ है बोल रहा है, तो ये इसका लाभ कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। ये इसका क्या है? लाभ है। ठीक है, और x को हमने क्या माना है? क्रय मूल्य। x को हमने क्या माना है? क्रय मूल्य। और 600 रुपया क्या है? 600 रुपया हमारा 6000 है। 6000 रुपया हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक, अच्छा, अब ये बताओ विक्रय मूल्य हमें कैसे प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य में क्या क्या मूल्य जुड़ा होता है? विक्रय मूल्य में हमने कितना खरीदा यह मूल्य जुड़ा रहता है,
और यहाँ लाभ बोल रहा है तो जितना रुपया लाभ कमाते हैं वो भी इसमें जुड़ा रहता है। तो ये दोनों जोड़कर बता दिया है 6,000 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य को हमने अभी क्या माना है x, और लाभ x का लाभ कितना आया है 3x/15 बराबर 6,000। ये हो जाएगा 5x, 3x उसमें जोड़ो 8x, तो 8x/5 बराबर 6,000। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 60,000 इंटू 5 और 6,000 इंटू 5 और 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो है मतलब 8 से डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। विभाज्यता की रूल पता है। अंतिम 3 अंक 0 है मतलब किससे डिवाइड होता है 8 से। तो यहाँ से 2 अंक लेंगे। ठीक, कितने बार पढ़ सकते इसका टेबल 8 7 जा 56 माइनस करने पर 4 और यहाँ से क्या लाएंगे 0। अब 8 5 जा 40 और 1 0 बच गया तो 0 टाइम में। तो 8 ने इस नंबर को डिवाइड किया 750 बार में। अब क्या बचा है इंटू 5। ठीक है, तो 5 का टेबल 0 टाइम 0, 5 का टेबल 0 टाइम 0, 5 का टेबल 5 टाइम 25 कैरी 2 और 5 7 जा 35 और 2 37 3,750 ऑप्शन बी आया। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य था 3,750 रुपया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में बताया है a बराबर 6 होगा, तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ क्या लिखना है 6 लिखना है। तो यहाँ पर a है मतलब 6, यहाँ पर a है मतलब 6 प्लस 4 प्लस a है वहाँ पर 6 प्लस 2 बाई 12 माइनस 2 माइनस 3/10। तो 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 10 प्लस दोनों को 8 कर दो 8 माइनस कर दो 10 फिर माइनस है नीचे में 10 और ऊपर में 3। तो नीचे का नंबर एक जैसा 10 लिखो, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस है 14, 14 में 3 माइनस करो 11, 11/10 ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एक बर्तन में क्वेश्चन नंबर 50, एक बर्तन में 14.7 लीटर तेल है, इसमें 245 मिलीलीटर आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। देखो यहाँ पर बर्तन लीटर में है, बर्तन में जो तेल की मात्रा है वो लीटर में है। ठीक, और यहाँ पर तेल की मात्रा किस में है मिलीलीटर में है। ठीक, तो ये बर्तन में रखी तेल का आयतन है लीटर में और ये भी तेल का आयतन है मिलीलीटर में। ठीक, तो हम क्या करेंगे ये मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। तो बड़ी आयतन में, ये बड़ी आयतन में हम ये छोटी आयतन को भाग करेंगे। तो ये मिलीलीटर में है, पहले इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 245 मिलीलीटर ml। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 लीटर में जितना मिलीलीटर होता है उससे भाग करेंगे। कितना होता है बताओ 1 लीटर में 1000 ml या मिलीलीटर। तो ये 5 पहला जीरो, ये 4 दूसरा जीरो में और ये 2 तीसरा जीरो का स्थान और 1 की जगह दशमलव और यहाँ पर 0। तो यहाँ लिखेंगे 0.245। ठीक, अब हम दशमलव हटाएंगे
तो 147 लिखेंगे। यहाँ तक आ रहा है समझ में? दशमलव हटाएंगे तो, और नीचे में 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे 245, ऊपर में दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ये रहा। इतना आ गया समझ में? ठीक था ना ये? ठीक है। 14700 डिवाइड 245। ठीक है। अब बड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। लास्ट में 0, लास्ट में 5, एक तो 5 से डिवाइड है ना, तो अभी 5 से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और 5 से बड़ा भी हो सकता है। बड़ा नंबर एक ही बार पता करना है तब तो एक्सेप्ट निकालना पड़ेगा, और ऐसे ही भाज्यता के जांच से भी हम कोई सा भी नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है ले सकते हैं। चलो 5 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। 245 डिवाइड 5, तो 20 आ गया 4 टाइम में। टेबल पढ़ा करो मेरे साथ में, माइनस करो 4, यहाँ से क्या लाएंगे 5, तो 45 आ जाएगा 9 टाइम में। 49 आया नीचे में। ठीक है। अच्छा देखो, आंसर पूरा पूर्ण संख्या में है, मतलब ये नीचे वाला नंबर ऊपर को पूरी तरह डिवाइड करेगा, है ना। भिन्न में और लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि आंसर पूरा देखो पूर्ण संख्या में है, भिन्न में तो नहीं है। 14700 डिवाइड 245, तो यहाँ पर 245 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। 245 शुरू में 5 है, अच्छा शुरू में 0 है, 0 है, 5 है या फिर 0 है। ठीक है, तो 5 बार पढ़कर देखते हैं। इकाई अंक ये है, 5 बार पढ़कर देखते हैं। 5 25 हासिल 2, और 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ो 22 का 2 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1225। कितने बार में? 5 बार में। तो पहाड़ा पढ़ने का आइडिया मैंने किससे लिया? ऑप्शन से लिया। माइनस करो, 10 में 5 घटा दो 5, ये हो जाएगा 6, 6 में 2 घटा दो 4। ठीक, और 4 में 2 घटा दो 2। अब यहाँ से 1 जीरो नीचे। ठीक है, इसमें 6 बार आ रहा है क्या? अभी इसको पढ़ेंगे ना। अच्छा, ये तो 10 बार में आ जा रहा है। ठीक है, हम गलती कर रहे हैं। जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो शुरू में इस तरफ का नंबर बनेगा, दहाई वाला। 2 अंक है तो दहाई वाला शुरू में मिलेगा, है ना। तो शुरू में 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, तो 5 बार पढ़े तो ये नंबर आया। अब 6 बार पढ़ कर देखते हैं। 1225 में 245 को जोड़ दो तो भी 6 बार का पहाड़ा बन जाता है। तो 0 हासिल 1, 6 और 1 7, और इन दोनों को जोड़ दो 4, और यहाँ पर ये तो 1470, ये भी आ गया सेम 1470। ठीक है, 6 बार में। कितने बार में आया? 6 बार में। और 0 आ जाएगा 0 बार में। ठीक है, तो 60 टाइम में डिवाइड है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51। 127 घंटे बराबर है 3 दिन 14 घंटे, 5 दिन 7 घंटे, 6 दिन 1 घंटा, 7 दिन 2 घंटा। ठीक है, तो दिन में पहले बदलना पड़ेगा। एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे, है ना। तो 127 को भाग करेंगे 24 से। ठीक है, तो 24 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7। तो पहले 3 बार पढ़ कर देखते हैं। 3 चौक 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, छोटा है। ठीक है, इस नंबर से काफ़ी छोटा है। अब हम 5 बार पढ़ कर देखते हैं। 24 गुणा 5, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। ठीक है,
तो इसके करीब आ गया, अब बड़ा हो जाएगा। 120 आया कितने बार में? 5 बार में। अब माइनस करो तो 7, ठीक है। तो 24 से भाग करने पर जितना भागफल आएगा ये दिन बनेगा, और जितना शेष फल बचेगा अभी, अच्छा हाँ ये शेष फल है ना, क्योंकि घटाने पर मिला है, तो जो शेष फल होगा वो क्या कहलाएगा? घंटे, ठीक है, ये कहलाएंगे घंटे। तो 5 दिन 7 घंटे, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, टू 248/15, अच्छा 13 है, ठीक। इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा? नहीं निकलेगा। प्लस 168/26, क्या इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा? हाँ निकलेगा 2 से। तो 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम में, और ये 16 8 टाइम में, और 8 4 टाइम में, ठीक है। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 84/13, ठीक है। अगले बार इसको छोटा करेंगे, प्लस 513/39, ठीक है। क्या ये दोनों कोई नंबर से डिवाइड है? ये 3 से डिवाइड है, और ये भी 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकल रहा है, इसे हम सेम लिखेंगे। इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है, दोनों 2 से डिवाइड है, नीचे 13 बार में और ऊपर 84 टाइम में, प्लस, और ये भी 3 से डिवाइड है, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 513 3 से कितने बार में डिवाइड है? 3 एकम 3, और 3 7 जा 21, ठीक है, और 3 1 जा 3, 171 टाइम में। अब नीचे का नंबर एक जैसा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। नीचे में तो 13 ही आएगा, अब ऊपर को सब में प्लस प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। 248, 84 और 171, तो 12 1 13 कैरी 1, ये 12 1 13 13 और 7 20 का 0 यहाँ 2, यहाँ जाएगा 503, ऊपर में आया 503/13, ऑप्शन बी। इसका भिन्नात्मक रूप लिखना है 0.125, ठीक है। तो दशमलव हटा देंगे तो 125 बस लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 लिखकर 3 0 लिखेंगे, ठीक। लेकिन आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में दिया जाता है। दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर 25 है, तो 25 के पार में 125 आएगा 5 बार में, तो 5 यहाँ तो मिल रहा है, ठीक है। और ये 100 आ जाएगा 4 बार में, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ 1 0 और बच रहा है, और इसका निकल रहा है 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 1/8, ऑप्शन सी आया आंसर। वन 152/125 का दशमलव रूप लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव रूप। तो दशमलव रूप मतलब नीचे से ऊपर में डिवाइड करेंगे, 152 डिवाइडेड बाई 125। तो एक बार पढ़ेंगे 125 एक बार, और माइनस करेंगे तो 12 में 5 - 7, 4 में 2 - 2, ठीक। यहाँ दशमलव और यहाँ पर 0। तो एक के बाद दशमलव कहाँ कहाँ लगा है? बी में लगा है और सी में लगा है, तो 2 में से कोई एक ऑप्शन आएगा। 125 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं? 2 बार, तो 250, 2 आया। तो दशमलव के बाद 2 किस में है? बी में है, यहाँ क्या आ गया है? 0, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 0 यहाँ से 2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर से यहाँ तो मैंने 0 रख लिया है। कितने टाइम पढ़ेंगे यहाँ पर? 1 टाइम,
ठीक है, यही नंबर आ रहा है। तो आगे चलो डिवाइड करना बंद करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। ठीक, तो 36 के कुल गुणनखंड जानते हो किसे कहते हैं? जो नंबर 36 को डिवाइड करेगा वह सभी संख्या इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड पूछता तब बात अलग है। यहाँ गुणनखंड बोला है, अभाज्य गुणनखंड मत निकालना। ठीक है, तो 36 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 से है 9 के बाद 10, 11, 12 से है। और फिर किससे है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 से है। ठीक, 18 के बाद अपने ही नंबर से है। तो कितने गुणनखंड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑप्शन बी आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं के गुणनफल में दी हुई संख्या से भाग किया जाता है। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32। शुरू में 2 आना चाहिए, तो शुरू में 2 यहाँ पर ऑप्शन डी में प्राप्त हो रहा है कि नहीं? यही मिलेगा आंसर। माइनस करो 6। ठीक है, और 6 के टेबल में 64 कितने बार में आएगा? 4 टाइम में। ठीक है, ऑप्शन डी है। इसको सॉल्व करना है और देखना है बराबर में क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं और इसको भी जोड़ सकते हैं, और उसके बाद इन दोनों को गुणा करके इस नंबर को फिर इसी में जोड़ना है। तो 3.5, 3.5, फिर 3.05, फिर 3.005। ठीक, तो 555.9 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3.05 × 4, तो 4 5 जा 20, कैरी 2, तो ये 0 और ये 2 हो जाएगा। और 4 3 जा 12 हो जाएगा। पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, 12.20 इसमें जोड़ दो, 12.20। तो 557.11 कैरी 1 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2। 21.755 ऑप्शन डी आया। 12.0625 के समान भिन्न हैं। ठीक, तो 12.0625, तो दशमलव हटा दो, 12.0625। दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, तो एक लिखकर 1 2 3 4 0 रखो। ठीक है, अब भिन्न रूप पूछा है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? लोएस्ट फॉर्म। वैसे यहाँ लास्ट में 2 अंक 25 है और 2 अंक 0 है, तो दोनों 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो 25 से ये 100 हो जाएगा 4 बार में, और 2 0 2 बार में। ठीक है, तो नीचे में आ रहा है 400 और ऑप्शन में है नहीं है, तो मतलब और बड़ा नंबर से ये डिवाइड है। नीचे का नंबर 25 से 400 बार में डिवाइड हो गया। अब ऊपर का नंबर 25 से कितने बार में डिवाइड होता है ये देखते हैं। 12065 डिवाइड 25, तो यहाँ तक लेंगे, और 25 का पारा हम कितने बार पढ़ सकते हैं? 4 बार, तो 4 बार में होगा 100। माइनस करो 0, यहाँ से 2, यहाँ से 0, यहाँ से एक अंक नीचे लाएंगे, तो 25 का पारा 8 बार में 200। माइनस करने पर 6, और यहाँ से एक अंक 2 नीचे लाएंगे, तो 25 से कम 25, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर माइनस करो तो 2, यहाँ से 1 और ये 5 नीचे, तो 125 आ जाएगा 5 बार में। 4825। ठीक, अब फिर से ये दोनों नंबर 25 से फिर डिवाइड हो रहा है, पीछे में 2 0 और यहाँ पर 25 है लास्ट में 2। ठीक है, तो ये कितने बार में? 400 डिवाइड हो जाएगा, 100 आता है 4 बार में। ठीक है,
तो 400 कितने बार में आएगा? 100 का फिर से 4 लिखो, फिर 100 का फिर एक 4, फिर 100 का फिर से एक 4। ओके, तो यहाँ पर 400 आ रहा है कितने टाइम में? 12 टाइम में, नहीं 16 टाइम में। ठीक है, तो 400 आया 16 टाइम में, तो नीचे में 16, तो सभी का ऑप्शन 16 है। ऊपर को भी अब बनाना पड़ेगा, है। 4 8 2 5 डिवाइड 25, तो 25 का टेबल 1 टाइम शुरू में 1 आया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ से लिखो 2, तो 200 आएगा 8 टाइम में, 9 टाइम में आ जाएगा 225, 9 टाइम। ठीक, तो 9 भी सभी ऑप्शन में है और आगे बढ़ना पड़ेगा। 12 में 5 माइनस 7, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 नीचे, तो 75 आएगा 3 टाइम में, 193, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 2 1 0 9 0 तथा 4 के प्रयोग से बनी है में अंतर है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ा अंक 9 है, फिर 4 है, 2 है, 1 है, 0 है। छोटा संख्या बनाएंगे तो 1 0 2 4 9। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 10 में 9 माइनस 1 और 10 में 4 माइनस 6, इसमें 1 माइनस तो 11, 11 में 2 माइनस 9, इसमें 1 माइनस तो 3, और 9 में 1 माइनस 8, 83,961, 83,961, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 1/7 बड़ा कोष्टक के अंदर में 17 प्लस 36 इंटू 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 2 बराबर क्या होगा? तो 1/7 यहाँ से हम हल करेंगे इसको, और ये मल्टीप्लाई में है, साथ में ये भी है, तो 17 सेम लिखेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, तो 36 इंटू 21, तो 6 3 और 2 6 जा 12, कैरी 1, और 2 3 जा 6 और 1 7, तो 6 5 7, ओके। 756 माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/7, इन दोनों को जोड़कर 10 माइनस कर दो, या इस नंबर में 10 माइनस कर दो, फिर इनको जोड़ दो। तो चलो पहले इसमें हम 17 प्लस करते हैं, तो 13 कैरी 1 7 7, अब इसमें 10 माइनस करो, तो 3 6 7, यहाँ पर आया 763। ब्रैकेट के बाहर कोई सा चिन्ह नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही नंबर मिलेगा 763, 7 से डिवाइड करो, तो 7 के टेबल में 7 आएगा 1 टाइम में, ओके। और एक बार हम टेबल पढ़ेंगे तो 6 छोटा हो जाएगा 0 टाइम, फिर 63 आ जाएगा 9 टाइम में, 109, ऑप्शन डी आंसर।